Hello, welcome to this video. So this is the part second of legal maxims and words. So today we will cover 10 important maxims and words in law of contracts. So let's start. The first one is void ab initio. So ab initio मतलब starting के point से, beginning से, and void मतलब हम null and void, oftenly we use null and void. So void मतलब null. So this maxim means having no legal effect from inception. It is void from the beginning. Simply it means कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बिगिनिंग से ही उसकी कोई मान्यता नहीं है. बहुत बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में बाद में कुछ क्लॉज ऐड हो जाते हैं या फिर कंसेंसस ऑफ माइंड नहीं होता, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है. पर इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड होता है. तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. A contract with a 12-year-old boy will be void ab initio. So one can enter in contract if he or she is 18 years of age. So पर अगर आप पहले से ही उस 12 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही नल होगा, लाइक वॉइड होगा. देन लेट्स मूव टुवर्ड सेकेंड. क्यू facit per alium facit per se. So this means he who acts through another does the acts himself. For example, A is an employer of B. He asks his employee B to threaten a local shopkeeper and purchase goods for him at a low price. तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है, लाइक मैं आपको पहले से एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में कि ए ने बी को एम्प्लॉय किया है. ए एम्प्लॉयर है और बी उसका एम्प्लॉय है, और ए ने क्या बोला है बी को कि वो जो शॉपकीपर है उसे जाके धमकाए और उसके लिए कुछ गुड्स हैं वो लो प्राइस में ख़रीद के लाए. तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि वो जो वर्क है दैट वर्क डन शुड बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो इस एग्जांपल में ए ने बी को बोला था कि वो उसे थ्रेटन करे, पर कभी कभी क्या होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने एक आदमी एक्स को एम्प्लॉय किया और उससे बोला कि मेरे लिए एक मशीन, कौन सी भी मशीन मार्केट से लाके देना, सो परचेस करना. और मैंने ये भी बोला है कि अगर ना मिले तो ऐसे ही आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर वो खुद से जाके लोगों को थ्रेटन कर रहा है, ये ढूंढो वो ढूंढो, तो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे नहीं बोला है ऐसे करने के लिए. तो अगर वो जो काम बोला है गलत काम है, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर है, देन the one who is giving instruction is also liable. So he who acts through another does the acts himself. यहाँ पे ए ने बी को बोला है कि वो थ्रेटन करे शॉपकीपर को, तो ए बी लायबल है उस एक्ट में. देन द थर्ड वन इज डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगारे. So this simply means one to whom power is delegated cannot himself further delegate that power. So अगर आपको कोई अथॉरिटी और काम डेलीगेट किया है तो फर्दर आप उसे किसी और को नहीं दे सकते. So for example, an auditor who has been given appointed to audit the accounts of a company cannot delegate the task to another unless expressly allowed to do so. मतलब एक ऑडिटर को एम्प्लॉय किया है एक कंपनी ने अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, तो फर्दर वो उस काम को किसी और को नहीं दे सकता. और वो दे सकता है इफ़ इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जो उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे अगर ऐसा एक्सप्रेसली मेंशन किया है तो वो दे सकता है. पर मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे जो वर्क डेलीगेट किया होता है, जो अथॉरिटी दी होती है, तो वो हम किसी और को नहीं दे सकते. देन द फोर्थ वन इज वाइकेरियस नॉन हैबिएट वाइकेरियम. सो दिस मीन a deputy cannot appoint deputy. So this maxim is similar as we saw in previous, the delegate non potest delegare. So we will not go in deep in this. Then the fifth one is quid pro quo. So this means something for something. Let's see an example, तो आपको बहुत clear हो जाएगा. So A promises B of payments for goods which B intends to sell to C on credit. Thus, in this case, selling goods by B to C in consideration of A's promise. So इसमें क्या है, A B को पैसे देने का प्रॉमिस कर रहा है कि उन गुड्स के लिए जो B C को क्रेडिट पर देने वाला था. तो ये मैक्सिम क्विड प्रो क्रो अगर हम अप्लाई करें तो वी कैन से दैट
बिकॉज ए हैज़ प्रॉमिस्ड फॉर पेमेंट, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया है बी को पेमेंट करने के लिए, इसीलिए बी सी को गुड्स क्रेडिट पे दे रहा है। तो समथिंग फॉर समथिंग, तो अगर एक चीज़ हो रही है तो उसके लिए दूसरी भी हो रही होगी, तो समथिंग फॉर समथिंग। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मैगज़ीन में इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर हम जब लीगल के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, तब मैं इस मैगज़ीन से बहुत सारे क्वेश्चन लूँगी, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देन द सिक्स्थ वन इज़ एक्स नूडो पैक्टा एक्शियो नॉन ओरिटर। So this means a contract without consideration is void. So consideration is one of the most important essential to enter into a contract. तो फॉर एग्जाम्पल ए ने एक फ्लैट लिया, सो ए परचेस्ड अ फ्लैट फ्रॉम बी विदाउट पेइंग हिम सेल अमाउंट, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। तो अगर हम मुझे और लेट्स कॉल पर्सन एक्स, सो मुझे एक्स से एक फ़्लैट ख़रीदना है, तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे ना पहले कि अच्छा मुझे ये फ़्लैट ख़रीदना है, पर मैंने उसे पैसे ही नहीं दिए उस फ्लैट के लिए, तो मैंने मतलब कंसिड्रेशन ही नहीं है ना, इधर मैंने पैसे ही नहीं दिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो मतलब वो फ्लैट मुझे मिलेगा ही नहीं। तो कंसिड्रेशन होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। कंसिड्रेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, दैट इज़ नल। देन the seventh one is caveat emptor. So here the word caveat means be aware and emptor is buyer. So this maxim says that let the buyer be aware. जो भी पर्सन कुछ बाय कर रहा है तो उसे वो लेते टाइम अवेयर होना चाहिए। So for example, Adam purchased an old house and tried to sue the ex-owner of the house for bad conditions of the roof. However, same was told by owner टू द एडम। सो एडम ने क्या किया, एक ओल्ड फ्लैट परचेज़ किया, तो बाद में उसने अपने जो एक्स ओनर था उसको सू किया और बोला कि ये जो रूफ़ के कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, बैड कंडीशन में है। पर जो रूफ़ के कंडीशन है तो उसके बारे में उस एक्स ओनर ने एडम को पहले से ही बता दिया था। तो यहाँ पर एडम वॉज अवेयर ऑफ दिस थिंग, सो बाद में वो सू नहीं कर सकता कि आपने बताया नहीं था, आपने ऐसा गलत फ्लैट मुझे दिया। सो दिस इज़ इट ओनली। देन द नेक्स्ट वन इज़ रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इट मीन्स लेट द प्रिंसिपल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक्स हैज़ एम्प्लॉयड वाई फॉर डूइंग सम वर्क एंड वाइल डूइंग दैट वर्क y commits some mistake, then x will be held liable. So if employee does some wrong while in the course of employment, then the employer will be held responsible. तो अगर मैंने समझो मैं एक बस एजेंसी ओन करती हूँ और मैंने मुंबई टू आगरा की बस के लिए एक एक्स नाम के इंसान को एम्प्लॉय किया कार ड्राइव करने के लिए, और अगर समझो मान लो कि उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो समझो एक्स की कोई गलती थी पर उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू गिव आंसर्स। सो रिस्पोंडेंट सुपेरियर दैट द प्रिंसिपल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाएगा आंसर देने के लिए। देन द नाइन्थ वन इज़ एक्शियो पर्सनालिस moritor, which means a person's right of action dies with the person. If A commits battery on B and he sues A for that, if any of the party dies, the right of action will be accrued to B will be taken away. So we have seen this maxim in law of tort also, so let's not discuss it more. And the 10th and the last one is consensus ad idem, meeting of minds. So दिस इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिम इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसे ध्यान से समझ कर याद रखना, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो एन इसेंशियल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है एग्रीमेंट। सो दिस मीन्स कि आप और जो दूसरी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स और कंडीशन को सेम मैनर में एग्री करने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आप दोनों में कंसेंसस एड इडम नहीं है, और मतलब आपका माइंड मैच नहीं कर रहा है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहीं पर वॉइड हो जाएगा। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल।
A wanted to purchase Chetak bike from B, but B wanted to sell his Chetak horse. तो A और B कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं. तो A को क्या परचेस करना है, B की चेतक नाम की जो चेतक की बाइक है B की, वो उसे परचेस करनी है. पर B के माइंड में क्या है कि वो उसे चेतक, अपना जो चेतक घोड़ा है वो A को सेल करना है. तो इन दोनों में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है. A को कुछ अलग बाय करना है और B को कुछ अलग ही सेल करना है. सो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इधर ही वॉइड हो जाता है. सो ये जो कंसेंसस एड इडम मैगजीम है उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लीगल क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल और फैक्ट्स के. तो एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर A और B दो नाम के बंदे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं. तो A की दो प्रॉपर्टी, एक माउंटेन पे है और एक सी के सामने है. सो A वांट टू सेल हिज प्रॉपर्टी नियर द सी वाली वो प्रॉपर्टी उसे बेचनी है, पर B को क्या खरीदना है, वो माउंटेन वाली प्रॉपर्टी. तो इन दोनों के बीच में भी कंसेंसस एड इडम नहीं है, वो मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी उधर ही वॉइड हो जाता है. तो इसमें बहुत एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम. वी विल कवर दैट वाइल वी विल सी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. So that time we will cover this also. So yeah, this is it for this video. We studied all 10 important maxims in law of contract. In the third and last part of maxims, we will cover important maxims in criminal law. So yeah, till then stay tuned. Happy study.